हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट का प्रेडिक्टिव वैल्यू के बारे में। बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट या पट्टे पे चलने वाला जो स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं उसकी कितनी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी है, कितना हम उसको रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हमें इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि मेरा ट्रेडमिल इतने टाइम पहले हुआ था, मैं कितने टाइम तक रिलाई कर सकता हूँ उस पर, क्या इसकी रिपोर्ट ट्रस्टवर्दी है या नहीं, क्या इसकी रिपोर्ट 100% हमें गारंटी देती है कि हमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्या पॉजिटिव ट्रेडमिल के बाद हर एक पेशेंट को एंजियो करने की ज़रूरत है या नेगेटिव ट्रेडमिल के बाद किसी को एंजियो करने की ज़रूरत नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव ट्रेडमिल क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स से ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू डिफ़र करता है या अफेक्ट होता है, ये सारे चीज़ों पर बात करेंगे। बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब है कि वो एक स्ट्रेस टेस्ट है जिसमें पट्टे पर पेशेंट को चलने के लिए बोला जाता है। पट्टा घूमता रहता है और पेशेंट को स्पीड में उसमें चलना पड़ता है। हर 2-3 मिनट में ईसीजी आते रहते हैं। जो बेसलाइन ईसीजी है यानी दौड़ना चालू करने से पहले जो पेशेंट का ईसीजी है उसको हम कंपेयर करते हैं जब दौड़ना पेशेंट बंद कर देता है उस बात के ईसीजी से, और उसके बीच में हर स्टेज का अलग अलग टाइम पे ईसीजी निकाला जाता है। कोई मशीन्स में हर 3 मिनट में ईसीजी निकलता है, बीच बीच में आप ईसीजी निकाल सकते हो और हर स्टेज के ईसीजी को आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो कि इसमें पहले के कंपैरिजन में कितना चेंजेस है, यानी बेसलाइन एसटी सेगमेंट में कोई चेंज है या नहीं, कोई क्यूआरएस की ड्यूरेशन में कोई चेंज है या नहीं। अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स है, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके लिए इतनी रेलेवेंट चीज़ें नहीं है। लेकिन जो चेंजेस होते हैं और कितने लेवल के चेंजेस हैं, 1 मिलीमीटर का चेंज है, 2 मिलीमीटर का चेंज है, उससे ज़्यादा का चेंज है, एसटी डिप्रेशन है, एसटी एलिवेशन है, कौन सी लीड्स में है, कितनी लीड्स में है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू कैसा है, कितना ज़्यादा वो रिलायबल रिपोर्ट है। उसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट ने ट्रेडमिल पर कितना चले। बाई चांस अगर मान लीजिए पेशेंट को हमने ट्रेडमिल करने को बोला और उसने 2 मिनट चल के ही अगर उतर गए तो ट्रेडमिल का आप ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको पेशेंट को बेसिकली स्ट्रेस करना है। हम ये देखना चाहते हैं कि हार्ट कितना स्ट्रेस झेल सकता है। अगर हार्ट स्ट्रेस झेल ही नहीं सकता और 2 मिनट का ही स्ट्रेस करके आप उतर गए ट्रेडमिल पर से तो पेशेंट का आप ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना ब्लॉकेज है या ब्लॉकेज है भी या नहीं। वैसे ही अगर कोई पेशेंट है जो ट्रेडमिल पर चला तो सही लेकिन जितनी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी, एक टारगेट हार्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति का कितना हार्ट रेट एक्सरसाइज के दौरान आ जाना चाहिए, तब हम ट्रेडमिल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टारगेट हार्ट रेट का कैलकुलेशन होता है 220 माइनस एज ऑफ द पेशेंट, यानी अगर 220 से जितना एज है पेशेंट का, मान लीजिए 40 एज है तो 220 माइनस 40 यानी उसका टारगेट हार्ट रेट 180 होगा। 50 एज है तो 220 माइनस 50 यानी 170 एज टारगेट हार्ट रेट होगा। उतना हार्ट रेट तक पेशेंट का आ जाना चाहिए, तब हम ट्रेडमिल पर बोल सकते हैं कि पेशेंट ने बराबर उस पर चला और फिर उसके बेसिस पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है। तो ट्रेडमिल का जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो ओवरऑल 70% के आसपास होता है, यानी कि 70% उसकी एक्यूरेसी होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रेडमिल ऑब्वियसली कम ब्लॉकेजेस को या 20-30% ब्लॉकेजेस को प्रेडिक्ट नहीं करता, उनको डिटेक्ट नहीं करता। ट्रेडमिल खाली क्रिटिकल ब्लॉकेजेस के लिए, यानी जहाँ 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है बड़ी नलियों में, छोटी छोटी नलियों और ब्रांचेस में अगर ब्लॉकेज हो तो वो ज़्यादातर ट्रेडमिल पे मिस हो ही जाएगी। बड़ी 3 नलियाँ हैं या उसकी बड़ी ब्रांचेस में अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो उसको डिटेक्ट करने का ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट होता है और वो भी अराउंड 70% है। इसका मतलब 30% केसेस में अंदर नली में ब्लॉकेज हो भी तो भी ट्रेडमिल में रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है, जिसे फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, यानी अंदर ब्लॉकेज है लेकिन ट्रेडमिल का रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। और 30% में उल्टा भी हो सकता है कि अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है और ट्रेडमिल पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आपने एंजियो करके देखा तो कुछ नहीं मिला। तो फाइनल कंफर्मेशन एंजियो में ही होगा कि कितना % ब्लॉकेज एक्चुअली में पेशेंट को है या नहीं। लेकिन ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है 70% के आसपास ही रेंज करता है। 30% केस में इसकी रिपोर्ट्स गलत हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितनी एज है पेशेंट की, कितना पेशेंट ने ट्रेडमिल पर चला, बेसलाइन ईसीजी के कितने चेंजेस हैं, बेसलाइन ईसीजी में कोई कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी है या नहीं, टारगेट हार्ट रेट पेशेंट ने अचीव किया या नहीं, कितना मिनट्स वो ट्रेडमिल पर चला। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना पेशेंट का प्रेडिक्टिव वैल्यू है ट्रेडमिल का। मेट्स एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्ट्रेस हार्ट झेल सकता है। मतलब नॉर्मल अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो 1 मिनट जितना एनर्जी यूज़ होता है, जब हम दौड़ते हैं भागते हैं तो 3 मिनट 5 मिनट कितना स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है कि उतना ज़्यादा मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट एनर्जी पेशेंट यूटिलाइज कर रहा है। तो कितना मिनट्स वो पेशेंट ज़्यादा अचीव करता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि किसका स्टैमिना कितना है। मान लीजिए किसी ने 3 मिनट अचीव किया तो उसका थोड़ा सा अच्छा है,
जिसका 5 मिनट्स हुआ उसका 3 से ज़्यादा अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। जिसका 10 मिनट अचीव हुआ उसको अच्छी एफर्ट टॉलरेंस मानेंगे। जिसका अगर 12 से 15 मिनट्स अचीव किया उसने ट्रेडमिल में, उसको बहुत अच्छी एफर्ट टॉलरेंस यानी एक्सेलेंट एफर्ट टॉलरेंस मानेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू कितना है, कितना देर पेशेंट ने चला, कितना मेट्स अचीव किया, कितने ईसीजी चेंजेस आए, कितना एसटीडी सेगमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। ये सारे चीज़ों के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि व्यक्ति का एफर्ट टॉलरेंस कितना है और वो कितने अच्छी मतलब उसकी रिपोर्ट में हमको एंजियो की ज़रूरत है या नहीं। ऑब्वियसली अगर किसी का ट्रेडमिल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईसी चेंजेस आ रहे हैं, तो वैसे पेशेंट का हमें एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको कंफर्म करना है कि ब्लॉकेज है भी कि नहीं। दवा देने से पहले ऑब्वियसली हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है। अगर किसी पेशेंट का बिल्कुल रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई यंग पेशेंट है 20-25 साल का है, थोड़ा सा माइल्ड चेंजेस आ रहे हैं, या खासकर अगर यंग फीमेल है और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, साइकोलॉजिकल पेन जैसा लग रहा है, चलने में कोई सांस वास नहीं फूल रही, एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है, तो वैसे केस में हम कंफर्म करने को एंजियो नहीं करते हैं। अगर किसी केस में मान लीजिए कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, रिस्क फैक्टर्स भी हैं, खासकर अगर डायबिटीज़ है, तो वैसे केसेस में हम पेशेंट का कंफर्मेशन करने के लिए हमें एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल डिसीजन एंजियो पे ही होगा कि पेशेंट के लिए आगे क्या करना है। ट्रेडमिल खाली एक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है। मान लीजिए कि अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसको लंग कैंसर है या नहीं, वो हम सिर्फ एक्सरे पे डिसाइड नहीं करते। एक्सरे खाली ये है डिसाइड करने को कि छाती में कोई धब्बा है या नहीं, कोई पैच दिख रहा है कि नहीं। एक्सरे में पॉजिटिव आएगा तो फिर हम सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, टुकड़ा निकालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, फिर ट्रीटमेंट चालू करेंगे। पर डायरेक्टली हर पेशेंट जिसको खांसी होती है सबका सीटी स्कैन नहीं कर लेते, तो बीच में एक स्टेप होता है इंटरमीडिएट का, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। वो काम करता है ट्रेडमिल ये देखने के लिए कि पेशेंट को एंजियो की ज़रूरत है कि नहीं, बड़े टेस्ट के लिए भेजने की ज़रूरत है कि नहीं, वो डिसाइड करने के लिए होता है पेशेंट का। और भी कई चीज़ें देखता है ट्रेडमिल, एफर्ट टॉलरेंस कैसा है, पेशेंट का सर्जिकल रिकवरी कैसा है, दवाओं का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, बहुत सारी उसके नॉन इस्केमिक यूजेस भी हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लॉकेजेस देखने के लिए ट्रेडमिल का जो प्रेडिक्टिव वैल्यू उस बारे में बेसिकली। तो ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू मान के चलिए 70% के आसपास होता है। 30% केस में गलत रिपोर्ट आ सकती है, जिसमें कि हमें फाइनल कंफर्मेशन एंजियो में मिलता है और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। मान लीजिए किसी की ईसीजी में कंडक्शन मोबिलिटी है, जैसे आरबीबी भी है, एलबीबी भी है, कोई कार्डियोमायोपैथी रिलेटेड चेंजेस है, डीप टी वेव इन्वर्जन्स है पेशेंट्स को, कोई बेसलाइन एसटी सेगमेंट पहले से ही डिप्रेस्ड है, तो वैसे केसेस में ट्रेडमिल में कुछ खास पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद जो चेंजेस हमें देखने हैं वो चेंजेस पेशेंट के ट्रेडमिल में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वैसे केस में आप ट्रेडमिल में अगर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और वैसे केस में आपका इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक गलत होने के चांसेस हैं। तो अगर किसी का बेसलाइन ईसीजी खराब है तो वैसे पेशेंट में या तो कई बार डायरेक्ट एंजियो करते हैं, या कई बार ट्रेडमिल को सिर्फ देखने के लिए ये यूज़ करते हैं कि पेशेंट का स्टैमिना कितना है, कितना चल पा रहा है, कितना एफर्ट टॉलरेंस है, और बाद में डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एंजियोग्राफी का ज़रूरत है कि नहीं। फाइनल डिसीजन लेकिन एंजियो पे ही होगा। अगर पेशेंट ट्रेडमिल पर बहुत कम चल पाता है तो उसे या तो इनकॉन्क्लूसिव ट्रेडमिल देते हैं, या अगर टारगेट हार्ट रेट अचीव नहीं करता तो भी उसे इनकॉन्क्लूसिव ट्रेडमिल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट का ट्रेडमिल के बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ब्लॉकेज है कि नहीं, उसमें पेशेंट्स में भी एंजियोग्राफी लगेगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ ट्रेडमिल पर था। हमने ट्रेडमिल पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए जिसमें ट्रेडमिल के बाकी पैरामीटर्स पर बात की है। ट्रेडमिल का एक बेसिक जिसमें सिंगल लाइन बोलूँ तो 70% प्रेडिक्टिव वैल्यू है। कितने समय तक ट्रेडमिल को आप ट्रस्ट कर सकते हो ये भी काफ़ी लोग हमें पूछते हैं। ऑब्वियसली इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका डिसीजन भी एंजियोग्राफी पे ही होता है। मान लीजिए आपको क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी ट्रेडमिल नॉर्मल है तो आप 10 साल भी वेट करो कुछ नहीं होगा। तो ट्रेडमिल के बेसिस पे आप पक्का नहीं बोल सकते कि पेशेंट को ब्लॉकेज 100% है या नहीं। फाइनल डिसीजन एंजियो पे होगा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पेशेंट कितने साल तक सेफ है, कितने साल तक उसको हार्ट अटैक आने का रिस्क नहीं है। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि कितने साल में बार बार ट्रेडमिल कराने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आप मान सकते हो कि अगर आपका ट्रेडमिल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो हर 5 साल में एक बार ट्रेडमिल करें तो भी चलेगा। 35 साल की एज के बाद बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, व्यसन है कोई बहुत ज़्यादा, या स्मोकिंग करते हैं, या बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर्स है, तो वैसे पेशेंट में अगर खासकर सिम्टम्स भी अगर हैं तो हर 2-3 साल में ट्रेडमिल कर सकते हैं। अदरवाइज हर 5 साल तक आप मान सकते हैं। हालांकि इसके बेसिस पे 100% गारंटी नहीं बोल सकते कि आपको अटैक आएगा या नहीं। इसके बेसिस पे एक असेसमेंट कर सकते हैं। आपको एक मोर और लेस 70-80% प्रेडिक्टिव वैल्यू के साथ डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। एक्यूरेटली बोलने के लिए ऑब्वियसली आपको एंजियो ही लगेगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं,
कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा और कुछ नई बातें इससे आपको सीखने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग पूरे डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते, खाली ट्रेडमिल का या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप सिर्फ ब्रीफ समरी चाहते हैं, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम अलग अलग टॉपिक के यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें आप टॉपिक का ब्रीफ समरी ले सकते हैं और जो एक्चुअली आपको बीमारी है जिस बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास डिटेल वीडियोज़ काफ़ी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।